हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आपकी क्षितिज पुस्तक जो कि क्लास 10th की है, उसके गद्य खंड से पाठ 17 संस्कृति पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हम स्पष्ट कर रहे हैं जो 2-2 अंक के आपकी परीक्षा में आते हैं और जो एक जनरल प्रश्न आपके होते हैं पाठ के आधार पर। तो प्रश्न को समझना आपके लिए अनिवार्य है। जब आप प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तब आप उसका उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना है कि हमसे प्रश्न किस तरह की भाषा में, किस तरह के शब्दों में पूछा जाता है और किस तरह से हमें उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट आपका प्रश्न है, लेखक के अनुसार संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? क्योंकि पूरे पाठ के अंदर आपके इन दोनों बातों को ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि हम किसे संस्कृति कहेंगे, किसे सभ्यता कहेंगे, किसे संस्कृत व्यक्ति कहेंगे, किसे हम सभ्य व्यक्ति कहेंगे। तो पूरे पाठ में यही आपका है। इसलिए आपका प्रथम प्रश्न भी हमने यही दिया है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। लेखक के अनुसार किसी नए तथ्य की खोज में लगने वाली प्रेरणा, प्रवृत्ति और योग्यता को संस्कृति कहते हैं। उस खोज के परिणाम स्वरूप हमें जो सिद्धांत या पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें सभ्यता कहते हैं। उदाहरणतया तन को ढकने की भावना और सुई धागे की को खोज पाने की योग्यता संस्कृति है और सुई धागे की खोज सभ्यता है। अब देखिए, इसमें 2 चीजें आपकी आ गई हैं। संस्कृति उन्होंने कहा है कि जो भावना हमें प्रेरित करती है किसी भी चीज का आविष्कार करने के लिए, जो योग्यता हमारी किसी चीज को आविष्कृत करने के लिए लगती है, तो वो हमारी संस्कृति है। और उस योग्यता के बल पर, उस प्रेरणा के बल पर, उस प्रवृत्ति के बल पर हम जिस भी वस्तु का आविष्कार करते हैं तो वो आविष्कृत की हुई वस्तु सभ्यता कहलाती है। तो इस तरह से संस्कृति और सभ्यता में यही अंतर होता है। पेट भरने और तन ढकने के बाद संस्कृत मनुष्य की क्या दशा होती है? जब संस्कृत मनुष्य का पेट भरा होता है और तन ढका होता है तो भी वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखकर यह जानने के लिए व्याकुल हो उठता है कि यह मोतियों से भरा थाल ऐसे क्यों लटका हुआ है। वह कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकता। उसकी बुद्धि उसे कुछ नया खोजने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। वह अपनी आंतरिक प्रेरणा से ही जन कल्याण के कार्य कर जाता है। अब इसमें आप देखिए कि पेट भरा हुआ है, तन भी हमारा ढका है, वस्त्र भी हमारे शरीर के ऊपर है, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और पेट भरने, तन ढकने के बाद यदि रात्रि के समय में कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ है और उसकी दृष्टि आसमान में टिमटिमाते हुए तारों पर पड़ती है तो वह यह सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर यह तारे क्यों इस तरह से लटके हुए हैं। वे तारे उसे मोतियों के समान प्रतीत होते हैं और पूरा आकाश उसे एक थाल के समान लगता है। तो उसे लगता है कि मोतियों से भरा थाल ऐसे कैसे लटका हुआ है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, किस तरह से अपने स्थान पर ये रुके हुए हैं, स्थिर हुए हैं। तो इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने शुरू हो जाते हैं, जागृत होने शुरू हो जाते हैं और उसकी जो बुद्धि है उसे नया खोजने के लिए प्रेरित करने लगती है कि वह उनके विषय में खोजबीन करे, जांच करे, पड़ताल करे, सोचे कि आखिर ये सब चीजें क्या हैं और इस तरह से क्यों दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कभी निठल्ला का मतलब खाली कभी नहीं बैठ सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। जो भी चीजें वो अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखता है वह उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है और जब तक उसे पूरी जानकारी नहीं मिलती वह शांत होकर नहीं बैठता है। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी
क्या न्यूटन के समान ही संस्कृत भी है? कारण सहित उत्तर दीजिए। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स का स्टूडेंट। अब न्यूटन ने क्या है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि क्या आज का भौतिक विज्ञान का जो विद्यार्थी है, यानी फिजिक्स का जो आज स्टूडेंट है, क्या उसको भी हम न्यूटन के समान संस्कृत कहेंगे? तो इसका हमें कारण सहित उत्तर देना है। आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य तो हो सकता है। इसका कारण यह है कि उसने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ ही और भी कई चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मतलब जो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की थी न्यूटन ने, उसकी तो जानकारी उसको मिल गई है, उसका ज्ञान उसे प्राप्त है, लेकिन उसने उससे भी और अधिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और अधिक नॉलेज उसके पास है। अतः उसमें सभ्यता आ गई है, अधिक आ गई है उसमें। लेकिन उसने अपनी बुद्धि के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार नहीं किया, इसलिए वह न्यूटन के समान संस्कृत नहीं हो सकता। मतलब इस पाठ में बार बार यह बताया गया है कि जो किसी चीज की खोज करता है, कोई आविष्कार करता है, केवल मात्र हम उसे ही संस्कृत व्यक्ति कहेंगे, उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहेंगे जो किसी चीज की खोज नहीं करता है। चाहे उसके पास उस व्यक्ति से अधिक ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम उसे अधिक सभ्य तो कह सकते हैं, लेकिन संस्कृत कभी भी नहीं कह सकते। संस्कृति के संदर्भ में मनुष्य की योग्यता को 3 रूपों में दर्शन का क्या अभिप्राय है? इन तीनों स्वरूपों की भिन्न भिन्न प्रेरणाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 3 रूपों में दर्शाने का क्या अभिप्राय है? यहाँ दर्शन की बदले दर्शाने शब्द हो जाएगा। दर्शाने का क्या अभिप्राय है? संस्कृति के संदर्भ में मनुष्य की योग्यता को यहाँ 3 रूपों में दर्शाया गया है। योग्यता का पहला स्वरूप वह है जो आग व सुई धागे का आविष्कार कराता है। मतलब योग्यता का पहला रूप कौन सा हो गया? जिसने कि मनुष्य से आग और सुई धागे का आविष्कार कराया। इन आविष्कारों की प्रेरणा मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। यानी कि मनुष्य को आवश्यकता महसूस हुई जब तक कि सुई धागे का आग का आविष्कार नहीं हुआ था। मनुष्य का जीवन बहुत अधिक दुष्कर था, कठिन था, बहुत मुश्किल से वह अपना जीवन व्यतीत करता था। तो उसको ये आवश्यकता महसूस हुई कि काश यदि आग किसी तरह से हो तो वह मांस को पका के खा सके, अनाज को पकाकर स्वादिष्ट बनाकर खा सके, या फिर वह सुई धागे से पत्तों को, किसी चीज को आपस में मिला के जोड़कर अपने तन को ढक सके। तो ये सब हमारी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। तो पहला जो आविष्कार है वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। योग्यता का दूसरा स्वरूप वह है जो मनुष्य को तारों की जानकारी कराता है कि पेट भरा होने, तन ढका होने के बाद भी जो खुले आसमान के नीचे लेटा है और उस तारों की जानकारी को कराता है, वो उसका दूसरा स्वरूप है। इसकी प्रेरणा उसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से मिलती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमेशा जिज्ञासु बना रहता है, नई नई चीजों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो ये प्रेरणा उसे अपनी ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से हुई। योग्यता का तीसरा स्वरूप वह है जो किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराता है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है, परहित की भावना होती है, कल्याण की भावना होती है, तो जो उससे सर्वस्व त्याग कराता है वह योग्यता का तीसरा स्वरूप है। उसकी प्रेरणा मनुष्य की कल्याणकारी प्रवृत्ति के कारण ही होती है। कि मनुष्य की जो इच्छा होती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है कि मुझे अपना स्वार्थ ना देखकर दूसरे के हित के विषय में सोचना है, तो ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार का कार्य करता है। तो ये हमारे 3 रूप हैं योग्यता के। नेक्स्ट है, लेखक ने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को बला क्यों कहा है? बला का मतलब है बुरी चीज। इस तरह से लेखक के अनुसार मानव संस्कृति अखंड है, यानी उसके खंड नहीं किए जा सकते, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति की अलग से कोई पहचान नहीं होती है।
क्या आप किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर, किसी की वेशभूषा को देखकर, किसी के चाल चलन को देखकर ये कह सकते हो कि ये हिंदू व्यक्ति है, ये मुस्लिम व्यक्ति है? नहीं। तो इस तरह की संस्कृति की कोई पहचान नहीं हो सकती। इन्हें अलग कहना एक बला है, यानी कि बहुत अधिक मुश्किल का कार्य, मुसीबत है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा होता है। दोनों अपने अपने अवदानों पर गर्व करते हैं, दंभ भरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और द्वेष को जन्म देते हैं। इनसे सांप्रदायिक झगड़े पैदा होते हैं कि अगर हम हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को अलग अलग देखते हैं, अपनी अलग दृष्टि से अगर उनको देखते हैं, उनमें विभाजन कर देते हैं, उसमें खंड कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा अधिक होता है, सांप्रदायिक मतभेद अधिक हो जाते हैं, शांति देश की समाज की खत्म हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति को बला या मुसीबत कहा है। लेखक के अनुसार जन कल्याण के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? लेखक ने जन कल्याण के कुछ उदाहरण देते हुए बताया है कि किसी भूखे को खाना देने के लिए अपना खाना छोड़ देना, रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लेकर माता का बैठे रहना, लेनिन का ब्रेड स्वयं न खाकर दूसरों को देना, कार्ल मार्क्स का आजीवन मजदूरों को सुखी देखने के लिए प्रयास करना, सिद्धार्थ का मानवता के कल्याण के लिए सभी सुखों का त्याग करना आदि जन कल्याण के ही कार्य हैं। मतलब ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आपके उदाहरण हैं, ये आपके इस पाठ के अंदर दिए गए हैं कि ये ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपने सुख का त्याग किया, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की, दूसरों के कल्याण के विषय में सोचा, दूसरों को सुखी देखने के विषय में सोचा। तो इस तरह से ये जन कल्याण के कार्य दिखाए गए हैं। संस्कृत आदमियों और मनीषियों में क्या अंतर है? संस्कृत आदमी वे होते हैं जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव मुख्य रूप से रहता है। जैसे कि आपने देखा था आग का या सुई धागे का आविष्कार, वो उसके भौतिक आवश्यकताएं थी। जबकि मनुष्यों की चेतना पर आंतरिक सहज संस्कृति का प्रभाव रहता है। संस्कृत आदमी भौतिक कारणों से प्रभावित होकर तथ्य विशेष को प्राप्त करता है, जबकि मनीषी अपनी आंतरिक भावना से प्रेरित होकर तथ्य विशेष को प्राप्त करता है। दोनों का हमारी संस्कृति में अंशदान है, यानी कि दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे तो वह आपका संस्कृत व्यक्ति हो और चाहे वह आपका मनीषी हो। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि मनीषी अपनी आंतरिक चेतना से प्रभावित होता है और वो भौतिक आवश्यकता से प्रभावित होता है। लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है? लेखक के अनुसार सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। मनुष्य के खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन के साधन सभी हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। अतः जीवन जीने का तरीका ही सभ्यता है। मतलब हम किस तरह का भोजन खा पी रहे हैं, किस तरीके से खा पी रहे हैं, कैसे वस्त्रों को हम ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, हमारे शरीर पर कौन से अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, हम किन साधनों से जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये सब हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। सभ्यता या संस्कृति के विनाश का खतरा कब और कैसे होता है? सभ्यता या संस्कृति खतरे में तब पड़ जाती है जब किसी जाति अथवा देश पर अन्य लोगों की ओर से विनाशकारी आक्रमण होते हैं। हिटलर के आक्रमण से मानव संस्कृति खतरे में पड़ गई थी। धर्म, जाति, संप्रदाय व वर्ग भावना से प्रेरित होकर किए जाने वाले दंगों से भी सभ्यता एवं संस्कृति के खतरे बढ़ जाते हैं। अधिकांश यही होता है ना कि हर व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे के धर्म को निम्न मानता है, अपनी जाति को, अपने संप्रदाय को, अपने वर्ग को, उसको महत्व अधिक देता है और दूसरों को निकृष्ट भावना से देखता है, जिसके कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति में खतरा बढ़ जाता है या खतरा और अधिक आगे बढ़ता रहता है। असंस्कृति व असभ्यता से क्या अभिप्राय है? मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है वह असंस्कृति कहलाती है। मनुष्य जिन साधनों के बल पर दिन रात
आत्मविनाश में जुटा हुआ है वह उसकी असभ्यता है। इस प्रकार कल्याण की भावना का त्याग ही असंस्कृति है और उसका परिणाम असभ्यता है। जैसे ऊपर आपको बताया था संस्कृति का परिणाम सभ्यता होता है, ऐसे ही असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होता है और उसमें विनाश के साधन होते हैं, उनका आविष्कार होता है, उनके बल पर रात दिन मनुष्य विनाश करने में जुटा लगा रहता है। तो असंस्कृति और असभ्यता यही कहलाती है। कल्याण भाव से रहित संस्कृति का क्या परिणाम होगा और क्यों? संस्कृति पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। मानव के कल्याण भाव से रहित संस्कृति को संस्कृति नहीं कहा जा सकता। कि जिसमें कल्याण का भाव ना हो, कल्याण की भावना ना हो, विचारधारा ना हो, उसे हम संस्कृति नहीं कह सकते, बल्कि स्वार्थ सिद्धि और दूसरे के अहित की भावना से भरी होने के कारण वह असंस्कृति ही कहलाएगी। ऐसी संस्कृति निश्चित रूप से असभ्यता और बर्बरता को जन्म देगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हर मनुष्य अपना भला करने की कोशिश करेगा, चाहे दूसरे की कितनी भी हानि हो जाए। हमेशा मनुष्य यही करता चला आया है कि अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के मन को कितना आघात पहुंच रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, इसके विषय में वह कभी विचार विमर्श नहीं करता, कभी नहीं सोचता है। केवल सोचता है तो अपने स्वार्थ को पूरा करना सोचता है। आग और सुई धागे के आविष्कार से पहले मनुष्य जीवन कैसे बिताता होगा? आग और सुई धागे के आविष्कार से पहले मनुष्य का जीवन बहुत कष्टकारी रहा होगा। वह रात में अंधेरे में रहता होगा, उसे जंगली जानवरों और कीड़ों आदि से अपनी रक्षा करने में बहुत कठिनाई आती होगी। कच्चा मांस और अन्न आदि खाकर वह पशु के समान अपना पेट तो भर लेता होगा, मगर उसे खाद्य पदार्थों के स्वाद का मजा नहीं मिल पाता होगा। इसी प्रकार सुई धागे के बिना वह दो चीजों को जोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता होगा। तो इस तरह से जब तक उसने इन दोनों चीजों का आविष्कार नहीं किया था, उसका जीवन बहुत दुष्कर था, बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल जीवन वह व्यतीत करता था कि वह अपनी उदर पूर्ति तो जरूर कर लेता था, कच्चे फलों को खाकर, कच्चे अनाज को खाकर, मांस को खाकर, लेकिन उसमें ना तो उसको स्वाद आता था और ना ही वह ठीक प्रकार से तृप्त हो पाता था। लेकिन जब उसने इन दोनों चीजों का आविष्कार किया, तब उसका जो जीवन है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। रात के तारों को देखकर न सोने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया है? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। संस्कृति पाठ में एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की गई है जो भरपेट खाना खाकर और तन पर वस्त्र धारण कर तारों भरे आकाश के नीचे लेटा हुआ है, पर उसे बार बार एक ही प्रश्न परेशान कर रहा है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इतना व्याकुल रहता है कि उसे रात भर नींद नहीं आ पाती। लेखक ने रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले उस मनीषी मुनि को प्रथम पुरस्कर्ता माना है। क्यों? क्योंकि उसी की खोज के बाद आज आकाश के ग्रह तारों के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। क्योंकि अगर वह उनकी खोज नहीं करता, उनके विषय में जिज्ञासा नहीं रखता, उनको नहीं जान पाता, तो जो आज हम ग्रह तारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, तो शायद हमें इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को प्रथम पुरस्कर्ता माना गया है। नेक्स्ट है आपका, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा के अलावा अन्य तत्व भी मानव संस्कृति के माता पिता हैं। भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, ज्ञानेप्सा कहते हैं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्लस ईप्सा शब्द से हमारा ज्ञानेप्सा बना है। तो भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा के अलावा अन्य तत्व भी मानव संस्कृति के माता पिता हैं। यदि ऐसा ना होता तो माता अपने रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी ना रहती। कार्ल मार्क्स स्वयं दुखी रहकर मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न न देखता। रूस का भाग्य विधाता लेनिन
अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं खाता, दूसरों को न खिलाता, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ तृष्णा के वशीभूत होकर लड़ती कटती मानवता को सुखी करने के लिए अपना घर न त्यागते। तो अब देखिए, प्रश्न को समझना है कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा। भौतिक प्रेरणा हो गया आपका आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार। ज्ञानेप्सा आपका क्या हो गया कि तारों को देखकर उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। अब इसके अलावा मानव संस्कृति के माता पिता किन्हें और कहा गया है? इन सब लोगों को जिनका इसमें वर्णन किया गया है, ये भी संस्कृति के माता पिता ही कहलाते हैं। मतलब वे दोनों तो माता पिता हैं, लेकिन इसके अलावा इनको भी कहा गया है। मानव संस्कृति के संदर्भ में आचरण का क्या महत्व है? संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। मानव संस्कृति के संदर्भ में आचरण का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होता है कि अमुक व्यक्ति कितना संस्कृत है। यदि व्यक्ति में मानवीय गुणों का समावेश है और वह मानव हित में विशेष तथ्यों की खोज करता है, तो वह संस्कृत है। इसके विपरीत यदि वह अपनी बुद्धि के सहारे मानव विरुद्ध व विनाशक तथ्यों का आविष्कार करता है, तो वह असंस्कृत कहलाता है। तो ये मनुष्य के स्वभाव को देखकर, उसके आचरण को देखकर ही पता चलता है कि वह संस्कृत व्यक्ति है या वह असंस्कृत व्यक्ति है, वह सभ्य व्यक्ति है या असभ्य व्यक्ति है। तो इसलिए इसमें आचरण का बहुत बड़ा महत्व होता है कि यदि उसके अंदर मानवीय गुण है, दूसरों का हित करने की भावना है, तो ऐसे व्यक्ति को हम संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। और यदि कोई मानव विरुद्ध कार्य करता है, विनाशक तथ्यों के आविष्कार करता है, तो उसे हम असंस्कृत व्यक्ति कहते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। पाठ में प्राचीन समय के दो महत्वपूर्ण आविष्कारों आग और सुई धागे का उल्लेख किया गया है। इन आविष्कारों से यह स्पष्ट होता है कि यदि मानव को पेट भरने और शरीर को ढककर सुरक्षित रखने की आवश्यकता ना होती, तो ये आविष्कार भी ना किए जाते। अतः इन बातों से सिद्ध होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है, तभी हम उसकी खोज करने के विषय में अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। उन चीजों को खोजने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, हम उस विषय में उस ओर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं, अपनी प्रवृत्ति उधर लगाते हैं। तो इसलिए कहा गया है आविष्कार आवश्यकता आविष्कार की जननी है या उसकी माता है। आविष्कार व्यक्ति की शक्ति से किस प्रकार जुड़ा है? आविष्कार मानव द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों का प्रतिफल होता है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, जो उसके एफर्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स यानी सकारात्मक प्रयासों का। यदि पशु से भिन्न मानव विवेकशील न होता और उसमें आविष्कार करने की योग्यता अथवा शक्ति न होती, तो उसके द्वारा कोई भी आविष्कार न किया जाता। आग, सुई धागे अथवा अन्य सारे आविष्कार मानवीय चेतना और शक्ति के ही परिणाम स्वरूप हो पाए हैं। इसके बिना इनका आविष्कार होना संभव नहीं था। यदि शक्ति का प्रयोग ना हो तो मनुष्य पशु के समान है। बौद्धिक क्षमता मनुष्य को ही प्राप्त है, पशु को नहीं प्राप्त है। तो अपनी उस योग्यता और शक्ति के बल पर ही वह आविष्कारों को करता है। किस संस्कृति को कूड़े करकट का ढेर कहा गया है? उस संस्कृति को कूड़े करकट का ढेर कहा गया है जिसमें जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीर गरीब, अनेक रूढ़ियां, अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, परंपराएं, आदर्श और जीवन मूल्य, कुरीतियां आदि सम्मिलित हैं। परिवर्तित समय में इनका कोई अर्थ नहीं रह गया है। देखिए, आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी प्राचीन परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं और उन्हीं पर वे अडिग रहते हैं। दूसरों को भी वह वैसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसमें लेखक ने इन सारी चीजों को कूड़ा करकट कहा है। उसने कहा है कि विकास के इस दौर में, इस परिवर्तनशील
परिवर्तनशील समय में इन सब चीजों की कोई उपयोगिता नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है, ये कूड़ा करकट के समान है। आज जिन चीजों की विकास के क्षेत्र में आवश्यकता है, हमें उन्हीं चीजों को अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। दलबंदियों की आवश्यकता क्यों नहीं है? मानव ने जब जब अपनी प्रतिभा, बुद्धि और मैत्री की भावना से किसी नए यथार्थ को देखा तो उसे लगा कि सभ्यता और संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी रक्षा के लिए लोगों को दल या समूह बनाने पड़े। इसलिए सभ्यता और संस्कृति में किसी भी प्रकार की दलबंदियों की आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं कि किसी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हम कोई एक ग्रुप बनाएं, दल बनाएं, समूह बनाएं कि जो उसको सुरक्षित रख सके। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर उनको सुरक्षित रख सकता है। संस्कृति पाठ हमें क्या प्रेरणा देता है? संस्कृति पाठ हमें प्रेरणा देता है कि इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। धारणाएं और सोच में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इस क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़े रहना उचित नहीं है। उन्हीं बातों को मानना उचित है जो मानव कल्याण के प्रति मनुष्य को प्रेरित करती हैं, वही मानव संस्कृति है। यानी कि हमें इस पाठ से यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमें अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने कार्यों को या पद्धति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तभी हम अच्छी तरह से संस्कृत व्यक्ति कहला सकते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज आपका ये पाठ संस्कृति पूर्ण हो चुका है। आप इसको ध्यान से पढ़कर याद कीजिए। आपके इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको अपने एग्जाम में प्राप्त होंगे। इतने इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैंने स्पष्ट किए हैं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।